कर्नाटक का सियासी बहरान अब क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है। रियासत में एचडी कुमारस्वामी सरकार के सभी वुज़रा के इस्तीफे के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस जेडीएस नाराज अराकीन असेंबली को मना लेगी, लेकिन इस्तीफा दे चुके बागी एमएलएज अपने फैसले पर अड़े हुए हैं और पल पल अपना ठिकाना बदल रहे हैं। पहले खबर थी कि बागी एमएलएज गोवा जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्लान बदलते हुए मुंबई के किसी नामालूम जगह पर रुकने का फैसला किया। उधर साबिक वजीर आला और बीजेपी लीडर बीएस येदियुरप्पा ने सीएम कुमारस्वामी से इस्तीफा मांगा है। इससे पहले खबर थी कि सभी बागी एमएलएज मुंबई से गोवा के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन ऐन मौके पर फैसला बदल दिया गया। बागी अराकीन असेंबली को वजीर ओहदा देने का कर्नाटक के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर की तजवीज भी बेअसर ही रही। पीर की सुबह होटल में मुनक्किद मीटिंग के दौरान कर्नाटक के बागी अराकीन असेंबली ने कहा कि मौजूदा सरकार में वजीर बनने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार को आसानी से हिलाया जा सकता है। क्राइसिस चलने का टाइम, सभी दुखी का टाइम, सीएम फौरन गया है। किसी हमारा एमएलए को पूरा कर्नाटका गवर्नमेंट को बुला के मीटिंग भी नहीं किया उन्होंने, अपना मर्जी से फौरन चले गया है। हम लोग क्या करें? डे बाय डे वर्क रुका हुआ था, हम लोग का काम नहीं हो रहा था, किसी दुखी लोग का काम नहीं कर पा रहा था, तो क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए रीजन दिया है। और कितने एमएलए सर जो रिजाइन देने वाले हैं सरकार से, क्योंकि अभी आप लोगों ने लगभग वो नहीं मालूम, हम लोग इंडिविजुअल हम एमएलए लोग दिया है। अभी जस्ट रोशन बाग सामने दिया है कांग्रेस का, और कौन कौन इंडिपेंडेंट मिनिस्टर लोग ने दिया, ऐसा हम लोग ने टीवी न्यूज में देखा है। जैसे आपने मीटिंग में देखा, अभी सिद्धराम जी मीटिंग ले रहे थे, उन्होंने सीपीएल में मीटिंग में कहा कि अगर वापस नहीं आते तो हम कानूनी कार्रवाई के तहत इनको इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने दीजिए, नो प्रॉब्लम, उसके लिए हम लोग कोई दुखी नहीं। आप लोग थैंक यू। बात नहीं पाई सर इसमें, इस विषय में नहीं, हम लोग क्यों करें? और कब तक आप लोग मुंबई में रुकेंगे सब कुछ? अरे भाई, मुंबई में हम लोग आया है, थोड़ा भगवान का मंदिर, उधर इधर हम लोग शॉपिंग वगैरह, थोड़ा सा रेस्ट लेने का हिसाब से आया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, पब्लिक को जवाब क्या देंगे? हम लोग थोड़ा शांति से 2 दिन रह के जाएंगे। सर, आप डेवलपमेंट की आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप डेवलपमेंट की बात की, किस प्रकार की डेवलपमेंट आपको लगता है कर्नाटक में? बहुत कुछ है, बहुत कुछ। कर्नाटक का जो 6 करोड़ पॉपुलेशन पसंद नहीं किया, तो हम लोग क्या करें? क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार अगर आई तो डेवलपमेंट होगा? वो नहीं बोलना चाहते, हम नहीं जानते उस चीज के लिए। तो कर्नाटक का ये सियासी ड्रामा किसी बॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं लग रहा है। यहाँ पर सस्पेंस है, ड्रामा है, पल पल बदलती हुई तस्वीर है, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एंड कैसा होने वाला है, और यही होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी लग नहीं रहा है कि अभी कोई भी स्थिति जो है, वहां पर कोई भी कंडीशन जो है साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के हाथों में दोनों तरह से लड्डू हैं। अगर ये सिचुएशन इसी तरह से रहती है तो जाहिर सी बात है तो सरकार बनाने में आसानी होगी। अगर असेंबली यहां पर तहवील हो जाती है, भंग हो जाती है, तब भी उसे आसानी होगी, क्योंकि कर्नाटक में उसकी पोजीशन लोकसभा इंतखाबात के बाद भी हमने देखी, जिस तरह से सीटें हासिल हुई हैं वहां पर मजबूत है। तो आगे क्या होने जा रहा है, क्या वाकई में कोई बता सकता है? और कर्नाटक के सियासी ड्रामे का आखिर एंड कब होगा, और किस तरह से इसको देखा जाए, किसकी कामयाबी किसकी नाकामयाबी को की तरह से इसको देखा जाए, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ संतोष पाठक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। प्रवेश कुमार साहब हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, और मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जयपाल शर्मा भी अब से कुछ ही देर में बेंगलुरु से जुड़ेंगे। शुरुआत संतोष जी मैं आपसे करना चाहूंगी। ये पल पल बदलती जो तस्वीर है, जिसमें बहुत सस्पेंस है, बहुत ड्रामा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? प्राइवेट जेट से एक तरह से देखा जाए तो एमएलए जो हैं उनको पहुंचाया जाता है वहां मुंबई से वो गोवा जाने की बात होती है, फिर गोवा से कहीं उन्हें ऐसी जगह ले जाया जाता है जिसकी किसी को खबर नहीं है। बीएस येदियुरप्पा के जो पीए हैं उनको एमएलए के साथ देखा जाता है, और उसके बाद बीजेपी ये कहती है कि हमारे से कोई लेना देना नहीं है। देखिए बुशरा जी, कर्नाटक का जो समस्या है, जो आपने एक शीर्षक भी डाला कर्नाटक का नाटक,
शुरुआत कहां से हुई? देखिए, शुरुआत विधानसभा चुनाव होते हैं, एक पार्टी जो कि नंबर 1 पार्टी बनती है लेकिन कुछ सीटों से सरकार बनाने से वो चूक जाती है। नंबर 2 वो पार्टी बनती है जो राज्य में 5 साल तक सरकार चला चुकी होती है लेकिन वो चुनाव हार जाती है, जनता उसको खारिज कर देती है। नंबर 3 वो पार्टी बनती है जिस पार्टी के अध्यक्ष या मुखिया के जो पिता है वो देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और नंबर 3 ने नंबर 2 से समर्थन मांगा नहीं, लेकिन नंबर 2 जो ताजा सत्ता से बाहर हुआ था उसने अचानक ऐलान कर दिया बिना बातचीत के कि हम नंबर 3 को सपोर्ट करेंगे, सरकार बनाइए, क्योंकि नंबर 1 को रोकना है। नंबर 2, नंबर 3 देखिए, उसके बाद जब कुमार स्वामी साहब से जो नंबर 3 वाली पार्टी थी उनसे ये पूछा गया तो उनको इल्म तक नहीं था कि कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान कर दिया। बाद में सरकार बनी। सरकार उस समय दोनों की जरूरत थी क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले थे और कांग्रेस के पास बड़े राज्यों की कमी हो गई थी। बड़े राज्य इन द सेंस कि आप उसको समझिए कि बहुत संसाधनों की जरूरत होती है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो कांग्रेस के पास कोई बड़ा राज्य नहीं था। कर्नाटक से लगा कि ठीक है एक बार सरकार बना लेते हैं, लोकसभा चुनाव तक चलाते हैं, उसके बाद देखते हैं। जेडीएस को भी ये लगा कि ठीक है सरकार बना लेते हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लोकसभा चुनाव तक खटपट के बावजूद दोनों सरकार चलाते रहे। लोकसभा चुनाव आया, दोनों मिलकर लड़े, लेकिन दोनों के ही दिग्गज नेता हार गए। बड़े बड़े वो नेता जो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं हारे थे वो इस चुनाव में हार गए। वहां से खटपट का एक नया दौर शुरू हुआ। और आप ये मानिए कि जो अलायंस है वो प्री पोल अलायंस नहीं है, पोस्ट पोल अलायंस है, यानी चुनाव के बाद हुआ अलायंस है। और आज की हालत में, आज की तारीख में कर्नाटक की हालत वही है जैसा किसी जमाने में हरियाणा का हुआ करता था, जिसको आयाराम गयाराम की राजनीति कहा जाता था। अब यहां शुरुआत कैसे हुई और शुरुआत उसको रोकने के लिए, सरकार बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? सत्तारूढ़ कांग्रेस जो कि सरकार में शामिल थी, उसके कुछ विधायक इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि हम अब विधायक नहीं रहना चाहते, हम इस सरकार का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते। उसके बाद निर्दलीय विधायक सामने आ जाते हैं, वो राज्यपाल को बाकायदा चिट्ठी लिख देते हैं। यहां जो कांग्रेस के जो विधायक जो अलग हुए, जिन्होंने इस्तीफा दिया, अगर वो सीधे सीधे कहते कि हम सरकार से अलग हो रहे हैं तो उनके पास एंटी डिफेक्शन जो दल बदल निरोधक जो कानून है वो लागू होता, उनकी सदस्यता छिन सकती थी, क्योंकि स्पीकर तो सत्तारूढ़ पार्टी का है। तो ऐसे में उन्होंने नया रास्ता निकाला कि हम इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद जो नया आंकड़ा आएगा विधानसभा में उसमें कुमार स्वामी और कांग्रेस का बहुमत खत्म हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। ये यहां से समस्या की शुरुआत हुई। लेकिन इसका समाधान का तरीका जो निकाला जा रहा है, यहां मैं तरीका पहले बात करूंगा जेडीएस और कांग्रेस। तमाम मंत्रियों से इस्तीफे दिलवा दिए गए, यानी जो अब तक मंत्री थे उनको इस्तीफे दिलवा दिए गए। जो नए लोग जो बगावत कर रहे हैं उनको कहा जाएगा कि आइए मंत्री बनिए। तो इसका मतलब जो पुराने मंत्री हटेंगे वो 1 महीने बाद फिर बगावती मुद्रा में होंगे। तो इस समस्या का समाधान कम से कम आज की तारीख में तो नजर नहीं आ रहा है। अगर ये सरकार गिर भी जाती है और बीजेपी सरकार बना भी लेती है तो जो खाली सीटें हैं उस पर भी 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। उसमें कौन जीतता है, कैसे जीतता है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कर्नाटक का ये सियासी ड्रामा या सियासी जो नाटक है वो फिलहाल खत्म होने नहीं जा रहा है। चाहे जीत किसी की भी हो, सरकार बचे या जाए या सरकार बीजेपी की बने या ना बने। परवेश जी, अगर हम देखें तो असेंबली स्पीकर ने यह कहा है कि जिन 13 एमएलएज ने इस्तीफा दिया है उनमें से जो 8 हैं उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम कानूनों को, तमाम पहलुओं को वो देखेंगे। गवर्नर से उन्होंने कहा है कि उसके बाद ही इन चीजों को देखा जाएगा क्योंकि वो एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखें तो हम ये एक तरह से ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 हम देख रहे हैं, क्योंकि 2008 में भी कुछ इस तरह से बीजेपी ने किया था जब उनके पास सीटें कम रह गई थी और इस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिलाया था और फिर उपचुनाव हुए थे और फिर उन्होंने सरकार बनाई थी। क्या आपको लग रहा है ये ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 है? एक तो ये समझने की जरूरत है कि जैसे पाठक जी ने कहा कि ये जो गठबंधन है वो गठबंधन चुनाव के बाद का है और चुनाव में कर्नाटका की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत तो नहीं दिया पर 8 सीटें कम ही दी थी बस जी। हमें समझने की जरूरत यह है कि भाजपा वहां सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई थी। अब वो सरकार जोड़ कैसे भी करके बनाना की स्थिति में पहुंचते उससे पहले ही कांग्रेस ने ये कह दिया कि हम जेडीएस का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस वहां सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, 79 के करीब उसके पास सीटें थी, 78-79 सीटें थी उसके पास। लेकिन उसने जेडीएस जिसके पास 37 के करीब सीटें थी, 37-39 के करीब सीटें कुछ उसके पास थी, तो उसको समर्थन देने की बात उसने कर दी। ऐसी स्थिति में कि बीजेपी के पास अवसर भी नहीं आया कि वो सरकार के लिए कह सके और सरकार बना सके, और सरकार उन्होंने बना ली। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बुशरा, उसके 2 महीने के बाद ही कुमारस्वामी ने ओथ ली। ओथ लेने के 2 महीने के बाद ही वो कहते हैं कि कांग्रेस के साथ सरकार चलाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है
और मैं उस शिव की स्थिति में हूं कि जो जहर कंठ में जहर को धारण किए हुए हैं, उस प्रकार से मैं सरकार को चला रहा हूं। तो आप देखिए कि जिस सरकार को बनाया गया और उस सरकार को चलाने वाला मुखिया ही कांग्रेस के रवैये को लेकर के इस प्रकार की बात कर रहा है, तो उसका भविष्य क्या होगा ये तो 2 महीने बाद ही तय हो गया था कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। और अभी की जो स्थिति बन रही है, उन स्थितियों में भी आप देखिए उनकी शुरुआत कोई बीजेपी ने नहीं करी है। एक चीज ये समझने की जरूरत है। आप देखिए कि उससे पहले भी, लेकिन बीजेपी घी में आग में घी डालने का तो काम कर ही रही है। नहीं, बीजेपी भी तो राजनीति में है ना जी। राजनीति में अगर सियासत में व्यक्ति है तो सियासत ही करेगा ना। सियासत में उसको मौका अगर मिल रहा है सरकार बनाने का तो उसको बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि सरकार इसलिए बननी चाहिए कि जनता के भले में अधिक से अधिक काम कर सके। अगर जनता के भले में काम करने के लिए भाजपा आपको ये नहीं लगता आगे आना पड़ रहा तो आना चाहिए। अभी 105 एमएलएज हैं बीजेपी के पास, बिल्कुल, और एक इंडिपेंडेंट एमएलए है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर सिचुएशन को अभी हम देखें, जिन 13 एमएलएज ने अगर जो रिजाइन कर दिया है, अगर उनको हटा दिया जाए तो अभी हम देखें तो सिर्फ 1 सीट दूर है बीजेपी। अगर उसे वो इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है, सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अगर वो आ जाते हैं तो बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर 6 महीने बाद जो है वहां पर जिमनी इंतखाब होंगे, उपचुनाव कराए जाएंगे और फिर से सिचुएशन उसी तरह की बन जाएगी? भाई, भविष्य के बारे में तो मैं भविष्यवेता तो नहीं हो, भविष्य जानने वाला तो नहीं हो सकता मैं जी। राजनीति में कुछ भी हो सकता है और उसकी संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुमारस्वामी की स्थिति भी खराब है। तो 104 के करीब सीटें उनके पास भी हैं, वो भी चाह सकते हैं कहीं ना कहीं से वो जोड़ तोड़ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये जो दूसरे वाले जो लोग हैं शायद इसमें से कुछ तोड़ लें, तो अभी कुछ इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये बात अलग है कि आज की स्थिति में अपर हैंड जो है वो बीजेपी का है और बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत हद तक करती है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसका अगर इतिहास देखा जाए पीछे का भी, तो उस प्रकार से वो नहीं करती है कभी भी। और अगर वो करेगी तो वो एक अलग चीज है। मुझे नहीं लगता कि संतोष जी, आपने देखा है, आप बहुत दिन से इस बीट को आप कवर करते आए हैं। ये कोई नई तस्वीर नहीं है। खरीद फरोख्त की जो बात की जा रही है, टूट फूट की जो बात की जा रही है, ये एमएलए उस दल में जा रहा है, वो एमएलए उस दल में जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। सियासत में ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमने तमाम पार्टीज की हमने देखी है। क्या आपको लग रहा है कि ये अभी फिलहाल जो हो रहा है, ये बीजेपी तो जाहिर सी बात है अपना मफाद देख ही रही है, लेकिन क्या उससे ज्यादा आपको सिद्धारमैया का खेल लगता है? क्योंकि जो एमएलएज हैं उनमें से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है 5 से 6 ऐसे एमएलएज हैं कांग्रेस के जो सिद्धारमैया हामी हैं। नहीं, बिल्कुल बुशरा जी, सिद्धारमैया का जो देवगौड़ा के परिवार के साथ या कुमारस्वामी के साथ जिस तरह का रिश्ता रहा है वो जग जाहिर है। वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सरकार चलाई, उसके बाद चुनाव हारे और मजबूरी में उनको जेडीएस को सरकार बनाने के लिए समर्थन देना पड़ा। लेकिन 2 चीज यहाँ पे हमें देखनी होगी, बड़ी गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद जो कांग्रेस में लीडरशिप का जो एक खालीपन पैदा हुआ है, वो एक बड़ी वजह है। देखिए, आला कमान की तरफ से कोई सीधा सीधा मैसेज नहीं जा रहा है। अभी वहां सरकार बचाने की कवायद जो कर रहे हैं वो कर्नाटक के स्थानीय नेता कर रहे हैं कांग्रेस के, और जेडीएस के नेता कर रहे हैं, कुमारस्वामी कर रहे हैं, देवगौड़ा भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, चूंकि तबियत उनकी ठीक नहीं है तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। करण सिंह का एक लेटर भी सामने आया बिल्कुल, तो ये उन्होंने कहा है कि किस तरह से इतने दिन बर्बाद कर दिए गए सिर्फ राहुल गांधी को मनाने के चक्कर में, और अभी तक भी ये तस्वीर साफ नहीं है कि कांग्रेस का सदर आखिर कौन होगा। वो नाम भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, और यही चीज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आज जूझ रही है लीडरशिप की कमी की वजह से। अब क्या है कि वहां कांग्रेस में नेताओं के अलग अलग गुट बने हुए हैं, हर गुट के अपने हित और अहित है। ये देखिए, इससे बड़ी बात कांग्रेस के लिए नहीं हो सकती कि कांग्रेस के विधायक टूटकर बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि मैं अपने विधायकी के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। विधायक उनको अच्छी तरह पता है कि अगर वो अभी इस्तीफा देते हैं, सरकार अगर बीजेपी की बन भी जाती है तो उनको विधानसभा चुनाव लड़ना होगा। यानी ये आप समझ लीजिए कि कांग्रेस में नेता का, नेतृत्व का कितना खालीपन आ गया है। दूसरी बड़ी बात कि इस पूरे विवाद में अभी तक देखिए कि 2 लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जो खुलकर सामने नहीं आए हैं। राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि वो क्या करते हैं, किस तरह का स्टैंड लेते हैं, क्या कहते हैं मुख्यमंत्री को, केंद्र सरकार को क्या रिपोर्ट भेजते हैं। और दूसरा विधानसभा का स्पीकर। देखिए, ये मानिए कि जो हम नंबर गेम जो स्क्रीन पे भी चला रहे हैं कि इस्तीफे से पहले और इस्तीफे के बाद इतना, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। और इस्तीफा देने का एक नियम होता है कि आपको सिर्फ एक लाइन में लिख के देना पड़ता है कि इस्तीफा दे रहे हैं, और आपके खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए, आपने पूरा एक प्रोसेस का पालन किया हो। जो स्पीकर
स्पीकर जिसका जिक्र कर रहे थे। तो अभी तो पहला जो गेम है वो तो स्पीकर के हाथ में है कि कितनों का इस्तीफा हमें स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग ही नहीं है, 13 में से 8 जो है वो नियम के अकॉर्डिंग ही नहीं। इसका मतलब यह है कि 8 का इस्तीफा मंजूर ही नहीं किया गया है, मंजूरी नहीं किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्पीकर अगर ये चाहे तो उन विधायकों को कॉल कर सकता है कि आप आइए मेरे समक्ष उपस्थित होइए और बताइए कि आपने जो इस्तीफा दिया है आप ही ने दिया है क्या, इस पे जो हस्ताक्षर है वो आप ही के हस्ताक्षर है। तो अभी तो जो कर्नाटक का जो नाटक है अभी तो बहुत सारे पर्दे खुलने अभी बाकी है। स्पीकर किस तरह का रोल करता है, फिलहाल कांग्रेस और जो बीजेपी हालांकि खुल के नहीं कह रही, लेकिन जिस तरह से विधायक जा रहे हैं, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के पीए उनके साथ जा रहे हैं, तो भले ही खुलकर ना कहा जाए लेकिन राजनीतिक दल है। और जैसे कि येदियुरप्पा कई बार कह चुके हैं कि हम राजनीति में कोई संत बनने तो आए नहीं, राजनीति करने आए हैं, सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं बनाएंगे। जी, जाहिर सी बात है कि ये जो नाटक है वो लग नहीं रहा है कि इतनी आसानी से थमेगा। और इसमें सबसे बड़ा जो लूप होल है वो ये है कि कांग्रेस में क़यादत की कमी है। क्या आपको लग रहा है परवेज जी के डूबते जहाज में दरअसल कोई सवार नहीं होना चाहता है? उन्हें लग रहा है कि बीजेपी के साथ रहकर चाहे अभी वो इस्तीफा दे दें, उसके बाद इलेक्शन हो, फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, वो ज्यादा फायदेमंद है। अभी फिलहाल उन्हें तस्वीर ये लग रही है, या फिर वाकई में ऐसा है कि उन्होंने मोरालिटी का कोई हवाला देकर जिस तरह से कहा है कि काम करना मुश्किल हो गया है, क्या वो भी कोई तस्वीर हो सकती है? नहीं, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी आप उमेश जाधव का आपने नाम सुना होगा। उमेश जाधव सीतारमैया के बड़े क्लोज थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले ही जो है उन्होंने इस्तीफा दिया पार्टी से, और उसके बाद फिर गुलबर्गा से चुनाव लड़े बीजेपी के टिकट पे और चुनाव जीत कर आए। ठीक है, वो एक स्थिति बन जाती है सीतारमैया वाले गुट से। तो सीतारमैया के बारे में भी जिन्होंने बात कही वो भी उसमें ठीक बात कही है उनके अंदर। दूसरी चीज जो आपने कही कि भाई डूबता हुआ जहाज है, वास्तव में कांग्रेस आज लीडरशिप क्राइसिस से बहुत बुरी तरह से बहुत तरह से गिरी गई है। राहुल गांधी का वास्तव में करण सिंह ने ठीक बात कही, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार व्यक्ति है, और उनको मतलब बहुत लंबा अरसा हुआ कांग्रेस पार्टी में काम करते, और कांग्रेस के और गांधी परिवार के लगभग लीडरों के साथ उन्होंने काम किया। तो वो अपने अनुभव से कह रहे हैं कि भाई 1 महीना आपको लग गया केवल ये चुनने में कि इसका जो है अध्यक्ष कौन होगा, राहुल गांधी की जगह रिप्लेस कौन करेगा। तो ये तमाम सारी चीजें कहीं ना कहीं जो काडर है उनकी पार्टी का, जो उनके पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता काम करने वाले, उनको कहीं ना कहीं उनको डिमोरलाइज करते हैं, और डिमोरलाइज करने का परिणाम है कि ये सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं। आप देखिए जो पाठक जी ने सही बात कही कि ये पार्टी नहीं छोड़ रहे, ये दोबारा चुनाव में जाएंगे। आप सोचिए कि दोबारा चुनाव में जाएंगे। वो चुनाव में वो किस पार्टी से जाएंगे, निर्दलीय जाएंगे या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वो क्या करेंगे वो जानते हैं, लेकिन वो चुनाव के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे। जाधव ने जो उमेश जाधव का मैं बता रहा हूं आपको, उमेश जाधव ने जब लोग ये पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तो उसने यही कहा कि इस सरकार के अंदर जनता के काम नहीं हो रहे, और जनता के काम नहीं हो रहे तो हमारा रहने का लाभ क्या है? ये प्रेशर टैक्टिक्स और लालच जो है वो ज्यादा नजर आता है जिन एमएलएज ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उन्हें एक तरह से वजारत जो है ऑफर की गई है, और ये खबर भी है कि कुछ उसमें मानने के लिए भी तैयार हैं और अपने साथ और एमएलएज भी लाने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी सिचुएशन साफ नहीं हुई है। जयपाल शर्मा मेरे रिपोर्टर बैंगलोर से भी मेरे साथ वो जुड़ गए हैं, उनसे बात करूंगी। जयपाल, मुझे बताइए कि अभी क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है और कितना वक्त लग सकता है तस्वीर साफ होने में? जी देखिए, आज स्पीकर बड़ी उम्मीद थी कि स्पीकर आज आएंगे और आज त्यागपत्र के ऊपर में वो चर्चा करके उसका अवलोकन करने के बाद उसके अनुमति लेंगे। लगभग ऐसा ही हुआ, लेकिन स्पीकर ने बाद में बताया कि 13 में से सिर्फ 5 त्यागपत्र ऐसे हैं जो प्रारूप केंद्रित हैं, ताकि 8 त्यागपत्र को फॉर्मेट का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में 8 लोग अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो दोबारा उनके सामने में आकर के त्यागपत्र दे सकते हैं। बाकी जो 5 विधायक हैं उनको उन्होंने 12 तारीख और 15 तारीख का 2 दिनों के अंदर में वक्त दिया है, ताकि वो आए और आकर के वो उनके सामने में उपस्थित होकर के अपनी स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 तारीख तक ये बात खींची गई है, और इस बीच ये सेशन जो है असेंबली का वो भी 12 तारीख से शुरू होगा। सिद्धरमैया ने आज विधायक दल की बैठक करने के बाद ये बताया कि क्योंकि अभी त्यागपत्र स्वीकार नहीं किए गए हैं और हमने भी अपने मंत्रियों से त्यागपत्र ले लिया है, लेकिन अभी इसको गवर्नर के पास नहीं भेजा है, तो ऐसे में सरकार भी है और मंत्री भी हैं, तो सदन का सत्र जयपाल, ये भी खबर है कि जो एमएलएज की मीटिंग की गई थी उनमें से कांग्रेस के 22 एमएलएज जो हैं वो उसमें नहीं थे, एब्सेंट थे। जी बिल्कुल,
ठीक है, देखिए जो 10 बागी विधायक थे वो तो नहीं आए थे, इसके अलावा 6 दूसरे विधायक भी उपस्थित नहीं हुए थे। और हालांकि कांग्रेस ने बाद में ये बताया कि जो विधायक नहीं उपस्थित थे उन्होंने उसके वाजिब कारण बताए थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ कि उन्होंने ये वाजिब कारण किस तरह से दिए थे, कोई पत्र भेजा था या सूचना दी थी कि वो नहीं आ सकते हैं, इनके अलग अलग कारण हो सकते हैं। इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुई कि जो सस्पेंडेड विधायक रोशन बेग हैं वो भी आज स्पीकर के कमरे में पहुंचे और उन्होंने अपना त्याग पत्र स्पीकर को दे दिया। तो हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो ना तो मुंबई जा रहे हैं ना वो गोवा जा रहे हैं, वो बेंगलोर में ही रहेंगे क्योंकि वो हज कमेटी के अध्यक्ष हैं और चेयरमैन है और इस स्थिति में उनको जो है वो बेंगलोर में ही बने रहना है। तो हालांकि वो सस्पेंडेड हैं इसलिए उनके अभी वोट काउंट भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मोरली उन्होंने इस तरह से सपोर्ट किया इस पूरे प्रकरण के अंदर में बागी विधायकों को। जी, इस बीच मुझे बताइए कि ये तमाम वजह से जो मिनिस्टर्स हैं उनसे इस्तीफा ले लिया गया है जेडीएस और कांग्रेस की तरफ से। ये खबर भी है कि जो एमएलएज हैं वो गोवा जा रहे थे लेकिन अब बीच में वो कहीं और चले गए, कैसी जगह चले गए जहां किसी को किसी खबर नहीं है और कांग्रेस या जेडीएस की तरफ से उन्हें राब्ता करने की कोशिश की जा रही है तो राब्ता भी नहीं हो पा रहा है। और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो वजारत जो है, मिनिस्ट्री जो है, वो कई एमएलएज को ऑफर की गई, उनमें से कुछ मान भी गए हैं। कोई ऐसी खबर आपको कोई सोर्सेज से? दरअसल ये जो पूरी स्थिति है, मुंबई में जो विधायक थे वो सभी विधायक जो हैं फिलहाल मुंबई में नहीं है, वहाँ पे रेनियाज करके एक होटल है, वहाँ पर वो लोग ठहरे हुए हैं। और वही बात मंत्रियों को इस्तीफे लेने की, तो उनके इस्तीफे जरूर ले लिए गए हैं। और एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की गई है तमाम विधायकों को कि ये विधायक ये जिस स्थिति वो चाहते थे, यानी उनकी जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर हो जाएगी। लगभग स्थिति वैसी है जिस वक्त इस सरकार का गठन किया गया था, यानी अभी तक जो मुख्यमंत्री है इसके अलावा कोई मंत्री नहीं है। आप आइए और आपकी जो भी आप लोगों की नाराजगी है उसको हम दूर करेंगे और इसी स्तर पर उन्होंने उनको मंत्री पद की ऑफर किए थे। अब ये निश्चित डिपेंड करता है उन विधायकों के ऊपर में कि वो इस ऑफर को किस तरह से लेते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि सूचना नहीं है कि कुछ विधायक मान गए। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस तरह की बात की चर्चा जरूर है कि 2-3 विधायक मान गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या जयपाल ये भी माने कि ये सियासी बहरान इसलिए भी ज्यादा और बढ़ गया है कि जो आला क़यादत है कांग्रेस की, उसका एक तरह से बहरान है क्योंकि राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है, कोई अभी सदर है नहीं और ऐसे में किससे डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाए या किसके प्रेशर की वजह से या किसी की बातचीत की वजह से ये मसला थोड़ा हल हो, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगे रहा है कि सिर्फ कर्नाटक की जो लोकल लीडरशिप है वही हाथ पैर मार रही है। देखिए आपकी बात कुछ हद तक सही है क्योंकि इस दौरान जब भी ये गठबंधन की सरकार चल रही थी, रामलिंगा रेड्डी जैसे सीनियर नेता या दूसरे नेता जब भी उनको किसी प्रकार की ऐसा लगता था कि इस सरकार के अंदर में उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा तो वो अपनी बात को लेकर के आला कमान तक पहुंचते थे। हालांकि वहाँ पर उनकी किसी बात की सुनवाई नहीं होती थी, तो एक निराशा तो उनके दिमाग में थी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, लगातार वो अपने व्यवहार होता रहा। तो उन्होंने तय किया कि ऐसे में बेहतर है कि हम इस पूरे प्रकरण में शायद उनके पास जी इसमें एक भी बात कही जा रही है ठीक है जयपाल, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल लग ये रहा है कि अभी और कुछ दिन तक ये जो नाटक है कर्नाटक का वो इसी तरह से, सियासी ड्रामा जो इसी तरह से चलने वाला है।